गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे। और मित्रों, पिछले बार हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भिन्न भिन्न यूरोपीय देशों का यहाँ पर आधिपत्य की बात किया। आपने देखा कि कैसे पुर्तगाली आया, कैसे डच आया, अंग्रेज़ आया, फ्रांसीसी आया, और आपने अंततः देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था या अंग्रेज़ था, सबसे अंततः कामयाबी उसी ने ही पाया। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है वह है आपका अंग्रेज़ और बंगाल। आपको बता दें मित्रों कि प्राचीन काल से ही भारत जो है सोने का चिड़िया रहा है, और यहाँ का खास करके मध्यवर्ती इलाका काफ़ी उपजाऊ रहा, जिसमें आपके अवध, बंगाल सबसे अव्वल थे। अंग्रेज़ बंगाल में व्यापार शुरू कर दिया था। 1651 में उसने एक कोठी भी खोली वहाँ पे। 1717 में आपने देखा कि फर्रुखसियर ने उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 वार्षिक रुपये ले करके उसने दीवानी सौंप दी कि जाइए आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है जो कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। यानी जो भी उसका उत्तराधिकारी था वो अयोग्य था और वो अपने साम्राज्य को भली भांति संभाल नहीं सकता था। इसी बीच आपने देखा कि मुग़ल काल के राजवंश में ही एक महिला बीमार हुई, जिसका अंग्रेज़ डॉक्टर बॉटन के द्वारा इलाज किया गया। बदले में वो भी खुश होकर के अंग्रेज़ों को बड़ा सा क्षेत्र जो है बिना कर दिए हुए व्यापार करने के लिए दे दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ जो है बंगाल में अपना प्रभुत्व को स्थापित कर रहा था। अंग्रेज़ के समय, यानी जब बंगाल में वो प्रवेश किया, उस समय जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो अपने पतन के दौर में था। हालांकि आपने देखा कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में कई कर्नाटक युद्ध हुआ। इस कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी था वो बुरी तरह से पराजित हुआ। खास करके अगर 1760 का वांडीवास का युद्ध कहें तो वहाँ पर आयरकुट जो है पूर्ण रूप से पराजित हुआ, और मान के चलिए कि भारत से जो फ्रांसीसी था उसका विलुप्त ही हो गया। छिटपुट जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था। आपको बताएं कि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो भारत में बहुत सारे ऐसे आपका देसी क्षेत्र था, देसी रियासत था, जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा। जिसमें आपने देखा कि पंजाब में सिख, महाराष्ट्र में मराठा, हैदराबाद में नवाब और मैसूर में अन्य महाराज। तो ये बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर स्वतंत्रता का झंडा गाड़ा गया। 1701 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना। दीवान कहिए उसको, नवाब नहीं, दीवान कहिए। और 1713 में वो बंगाल का सूबेदार बना। वो मुग़ल काल का जो भी राजा था या सुल्तान या जो भी कहिए, उसको छोटे स्तर पर कर भेजा करता था, और वह चाहता था कि धीरे धीरे वो बंगाल पर क्या करे, अपना अधिकार जमा ले। मुग़ल सम्राट जो भी था वो भी नहीं चाहता था कि उसे मशक्क़त करना पड़े, मेहनत करना पड़े, जो कुछ भी आ रहा है चलो वो सही है। इसी बीच 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन उसका दामाद गद्दी पर बैठता है। वो लगभग आपका 39 तक बैठता है। 39 में सरफराज खां जो उसका उत्तराधिकारी बनता है। इसी बीच सरफराज खां और अलीवर्दी खां
दोनों के बीच में मुठभेड़ होता है और गिरिया के पास सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद जो है अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठता है। अलीवर्दी खां जिसका एक भी पुत्र नहीं था, मात्र 3 पुत्री था। दुर्भाग्यवश उसके तीनों दामाद की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो जाती है। एक बेटी घसीटी बेगम जो बड़ी बेटी थी, उसका विवाह ढाका के नवाब से हुआ था, लेकिन वो नवाब की मृत्यु के बाद वो विधवा हो चुकी थी। दूसरी बेटी जिसका विवाह पूर्णिया में हुआ था, यानी पूर्णिया के नवाब के साथ, और तीसरी बेटी अमीना बेगम जिसका पुत्र सिराजुद्दौला था। उसकी जो मंझली बेटी था उसका पुत्र आपका शौकत जंग था, जो कि नातियों में बड़ा था। और अलीवर्दी खां जानता था कि अंग्रेज़ जो है वो किसी का नहीं है और वह अंग्रेज़ से हमेशा सतर्क रहता था। सिराजुद्दौला जो उसका सबसे छोटी बेटी का बेटा था, यानी नाती था, वो अलीवर्दी खां के साथ ही रहा करता था। अलीवर्दी खां का एक सेनापति था मीर जाफ़र, जो बड़े स्तर पर यानी पूरे सेना का नेतृत्व करता था। ऐसे अलीवर्दी खां का बहुत सारा सेनापति था, लेकिन उसमें सबसे काबिल आपका मीर जाफ़र था। अब क्या है, मीर जाफ़र को यह भरोसा था कि अलीवर्दी खां का तो कोई बेटा है नहीं और संभवतः इसकी मृत्यु के बाद मैं बंगाल का नवाब बनूंगा। तो एक मन में ख्याली पुलाव पकाए हुए था कि इसकी मृत्यु के बाद मैं गद्दी पर बैठूंगा। उधर घसीटी बेगम जो ढाका के कुछ नवाब के अंडर में था, गिरफ्त में था, वो बहकाए हुए था उसको कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद तुम्हारा दायित्व तो बनता है कि तुम गद्दी पर बैठो। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना मन में ये पाली हुई थी कि हमको पिता की मृत्यु के बाद बंगाल का सत्ता सौंपी जाएगी। मंझली बेटी जिसका पुत्र शौकत जंग, उसे विश्वास था कि नातियों में सबसे बड़ा हम हैं, तो गद्दी पर बैठने का अधिकार भी हमें ही होनी चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है मन में ख्याली पुलाव पकाए हुए था। लेकिन 1756 में अचानक जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पहले उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को गद्दी पर बैठाने की बात कही। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके मनसा पे पानी फिर गया, चाहे वो घसीटी बेगम हो, मीर जाफ़र हो, शौकत जंग हो। जैसे ही आपका सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि अलीवर्दी खां से उसको बहुत बेसिक स्तर पर अंग्रेज़ों के बारे में बताया गया था। अलीवर्दी खां जिसने कहा था कि अंग्रेज़ जो है मधुमक्खियों के छत्ते की तरह है, अगर इसे आप नहीं छेड़ेंगे तो ये आपको मध देगी, अगर छेड़ देंगे तो ये काट काट के आपको लहू लुहान कर देगी। तो इस रवैया से सिराजुद्दौला वाकिफ़ था, इसलिए उसने अंग्रेज़ों का हमेशा खिलाफ रहा। उसने गद्दी पर बैठते ही जो अंग्रेज़ मनमानी रूप से बंगाल में आपका व्यापार कर रहा था उसे बंद करने का प्रयास किया और उसने 4 जून को कासिम बाज़ार पर कब्ज़ा कर लिया, यानी अंग्रेज़ से वो छीन लिया कासिम बाज़ार। इसके बाद 15 जून को उसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इससे अंग्रेज़ को काफ़ी दुख हुआ और वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहता था। इसी बीच एक और घटना घटी, आपको बता दूं, एक ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल की घटना आपका 20 जून 1703 एक काल कोठरी की घटना घटी, जिसमें हुआ ये कि लगभग 146 व्यक्ति को 18 फीट चौड़ा, लंबा कहिए 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कमरे में
जून के महीने में ठूस ठूस करके भर दिया गया। इसे भरे जाने के कारण गर्मी से लगभग आपका 123 लोग मर गए दम घुटने से, बाकी 23 लोग बचे। वो 146 व्यक्तियों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। चूँकि ये घटना सही था मनगढ़ंत था ये पता नहीं है ना, ये आज तक मतभेद है कि ये घटना आखिर उतना छोटा कमरा में कैसे इतने लोग को एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो 23 व्यक्ति बचा उसमें एक हॉलवेल था, इसी ने इस सारी घटना का वर्णन किया। चूँकि अंग्रेज़ों के लिए बहुत दर्दनाक घटना थी और उस समय मद्रास में लॉर्ड क्लाइव था, वो एक सेना को लेकर के बंगाल पहुंचा ताकि वो इस घटना का अंजाम सिराजुद्दौला को दे। वो बंगाल आकर के जितने भी सिराजुद्दौला के खिलाफ लोग थे उसको अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया, जिसमें आपका मानिक चंद जो सेठ था, अमीर चंद ये भी आपका सेठ था, ये आपका नवाब का प्रभारी भी था। अंग्रेज़ इसको घूस दे करके कलकत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद अलीनगर जो आप जानते होंगे कलकत्ता का पुराना नाम है, मुर्शिदाबाद जो जिसको मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी बनाई थी ढाका के जगह पे। इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव आया तो सारे जो आपका सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ थे उसको संग्रहित करना शुरू कर दिया, जिसमें मीर जाफ़र था, जिसको कहा कि अरे यार तुम बरसों से मेहनत किया और तुम्हारे उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि सिराजुद्दौला के मरने के बाद अलीवर्दी खां के मरने के बाद हर हाल में तुम्हें नवाब बनना चाहिए था, लेकिन इस सिराजुद्दौला के आ जाने से तुम्हारा जो मनसा था उस पर पानी फिर गया। मीर जाफ़र को भी लगा कि ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस तरह से फिर घसीटी बेगम, शौकत जंग ये सभी को बरगलाने का प्रयास किया और जो सिराजुद्दौला है उसके खिलाफ़ खड़ी भी कर दिया। इसी बीच क्या हुआ कि जब लॉर्ड क्लाइव को लगा कि पूरा जो लोग हैं बंगाल के, जिसमें दुष्ट लोग कहिए, जो सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ लोग कहिए, वो मेरे अंडर में है, तब उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला से युद्ध करने की बात कही। सिराजुद्दौला युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि हमारे पास विशाल सेना है और इस विशाल सेना से हम आसानी से अंग्रेज़ों को पराजित कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी भी जो था वो सिराजुद्दौला को मदद कर रहा था तोप वगैरह से कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप अंग्रेज़ से लड़ाई करें। फलता दोनों के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को नदिया एक आपका ज़िला है, उस नदिया ज़िला के लगभग आपका 22 मील दूर प्लासी के मैदान में जो गंगा नदी के तट पर था युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में एक तरफ आपका सिराजुद्दौला का सेनापति था और एक तरफ लॉर्ड क्लाइव था, लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कैयक थे, 4 थे, जिसमें मीर मदान और मोहन लाल ही भाग लिया, जो कि छोटा सा सेना हाथी और घोड़े का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन विशाल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, ये इस युद्ध में बिल्कुल आपका निष्क्रिय रहा। वह सिराजुद्दौला से कहा कि आप जाइए, पीछे से मैं एक विशाल सेना लेके आ रहा हूँ और मैं अंग्रेज़ों को धूल में मिटा दूँगा या धूल चटा दूँगा। तो वहाँ पे मीर जाफ़र जो है और राय दुर्लभ जो है निष्क्रिय हो गया, सेना ले नहीं गया। सिराजुद्दौला लड़ता रहा, उसे आभास हो गया कि मीर जाफ़र जो है मिला हुआ है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और अंततः जो है सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। लगभग 200 घुड़सवार लेकर के वो भागा और भागने के बाद एक जंगल में जा छिपा, जहाँ पे मीर जाफ़र का बेटा मीरन
के इशारे पर मोहम्मद बेग ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है बंगाल का नवाब का विनाश हुआ और मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया गया। इस युद्ध में लगभग आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ डाटा दिया हुआ है, लगभग आपका सिराजदौला की ओर से 50,000 सैनिक शामिल हुए। सेनापति आपका मीर मदान और मोहन लाल यही शामिल हुआ। मीर जाफ़र और राय दुर्लभ तो इसका समझिए कि खिलाफी था। लगभग इसका 500 सैनिक मारा गया। दूसरे तरफ देखिए तो आपका यूरोपीय सैनिक मात्र आपका 950 था, जिसमें 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक थे और मात्र इसका 23 व्यक्ति ही मारा गया, 49 घायल हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये नाम मात्र का युद्ध था, एक षड्यंत्रकारी युद्ध था जो सिराजदौला के खिलाफ रचा गया था। जैसे ही सिराजदौला की मृत्यु होती है तो अंग्रेज़ जो है मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाता है। मीर जाफ़र बहुत खुश था क्योंकि उसका जो वर्षों का मनसा था वो पूरा हुआ। लेकिन शायद ये भूल में वो था, आने वाले वक्त में वो काफ़ी पिछड़ता गया और वो अंग्रेज़ों का कठपुतली हुआ। जब युद्ध जीता तो उसने बहुत दान किया। अकेले आप देखेंगे यहाँ पर कि लगभग आपका 2,34,000 पाउंड जो पैसा था वो क्लाइव को भेंट में दिया। इसके अलावा 1.5 लाख सेना में लुटा दिया, बांट दिया। उसको लगा कि चलो अब हम बंगाल का नवाब हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन जब इतना पैसा उसने लुटाया तो पूरा उसका ट्रेजरी खाली हो गया। अब जब ट्रेजरी खाली हो गया तो आप बंगाल का विकास कैसे कीजिएगा? पैसा के अभाव में तो विकास हो नहीं सकता है। तो उसका अंग्रेज के साथ कुछ बदझक चलने लगा, पैसा को लेकर, विकास को लेकर, क्योंकि बंगाल की जो जनता थी, विकास नहीं हो रहा है इसका जिम्मेवार वो मीर जाफ़र को मानता था और मीर जाफ़र को ये पसंद नहीं था। अंततः क्या है कि वो कठपुतली मात्र बन के रह गया आपका अंग्रेज़ों का। जब अंग्रेज़ों से उसका वज्जक हुआ तो अंग्रेज़ जो है उसको हटा दिया और उसका दामाद जो है मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। अब देख लीजिए मित्रों, जब उसका मीर कासिम गद्दी पे बैठा तो उसने अपनी राजधानी को ही बदल दिया। एक जो है ढाका से मुर्शिदाबाद आया था, उसने मुर्शिदाबाद से जो है राजधानी उठा करके मुंगेर लेके चला गया, ताकि अंग्रेज़ से दूर रहेंगे तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और मुंगेर में उसने बंदूक का फैक्ट्री खोला, बंदूक बारूद का फैक्ट्री खोला, ताकि वक्त आने पर हम अंग्रेज़ों से लड़ सकें। मीर जाफ़र को बड़ा बुरा लगा। वो पछताया कि अगर मैं मीर जाफ़र उसने सोचने लगा कि अगर मैं सिराजदौला के काल में रहता था तो बड़े स्तर पे मुझे ख्याति प्राप्त था, काफ़ी इज्जत सम्मान दिया जाता था। आज हम नवाब बन के भी उतना प्रतिष्ठा को नहीं पाया। हालांकि पछतावा होने से क्या होगा, है ना? अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि सिराजदौला को मरने के बाद बंगाल का जो दुर्गति हुआ बहुत ख़राब हुआ। मीर कासिम जो मुंगेर में आपका एक बंदूक फैक्ट्री खोला, जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ से भी मीर कासिम का बज्जक हुआ। मीर कासिम गुस्से में लगभग आपका 148 अंग्रेज़ी सैनिक को मार डाला और मार करके वो अवध चला गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंग्रेज़ जो है कैसे आपका बंगाल पर अपना आधिपत्य किया। जैसे उसने प्लासी का युद्ध जीता तो जीतने के बाद समझिए वो भारत में अपना बुनियाद को गाड़ दिया, जान लीजिए। क्योंकि उस समय जो आपका बंगाल था वो एक समृद्ध राज्य था, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता था, कृषि प्रधान एरिया था, है ना? आज भी देख लीजिए, अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पे इतना अच्छा बारिश होती है कि साल में 3-3 बार धान होता है। तो आज भी समृद्ध है। तो सोच लीजिए उस समय जो जब आपका केवल कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था था, तब सोचिए कितना वो समृद्ध होगा। इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी बड़े स्तर पे आपका धन की प्राप्ति हुई, एक समृद्ध राज्य उसके अंडर में आया। और मित्रों आपको बता दें
कि जो लॉर्ड क्लाइव था वो पैसे का पिपासा था, उसे पैसा से कभी मन नहीं भरता था। वो चाहता था कि हम बड़े स्तर पे पैसा को हड़पें, है ना, ताकि हम पूरे भारत पर राज्य कर सकते थे। और बिना बंगाल को हड़पे वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन प्लासी युद्ध के जीतने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब वो पूरे भारत पर अपना अधिकार कर सकता है। तो मित्रों, नेक्स्ट अध्याय में हम लोग अवध और अंग्रेज चलेंगे। हमें लगा है कि आप जो भी बताए हैं कंसेप्ट, उसको आप भली भांति बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो काफ़ी कंसेप्चुअली आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।